क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा था, उसके मॉडल्स की स्टडी की थी, उसकी कंपोजिशन को देखा था और उसके टाइप को देखा था। किसने टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली जो बनी होती थी वो हमारी प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती थी और उसमें वाटर कंटेंट कांस्टेंट जो 20% होता था। इसके कई सारे मॉडल्स थे, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, प्लाज्मा लक्स फ्लूइड मॉडल, कई सारे मॉडल्स थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, हमने पढ़ा था। आज हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, जो कि बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। तो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका मेनली थ्री टाइप का होता है: पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। अब जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। बल्क जो होता है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। तो हम ट्रांसपोर्ट की आज स्टडी करेंगे और फिर माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसी के थ्रू जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ सेल मटेरियल विथ अदर सेल, वन सेल टू अदर सेल, बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट में हमारा प्रोटीन और लिपिड हेल्प करता था। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस जो होते थे वो लिपिड चैनल के थ्रू बाहर जाते थे, और जो प्रोटीन सॉल्युबल सब्सटेंस थे वो प्रोटीन के थ्रू साइटोप्लाज्म में या सेल में या सेल के साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म सेल से बाहर जाते थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो उसमें आपके विदाउट एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में वैसे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई पानी गिर रहा तो हमेशा ऊपर से नीचे ही गिरेगा, बह रहा है तो वो जो अगर कोई टंकी खाली है, कोई टंकी भरी है, तो वो खाली में से भरी वाली टंकी में ही जाएगा। तो इसमें विदाउट एनर्जी, इसमें मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो सबसे पहले हम अब जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये आपका 3 टाइप का होता है: ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो आपका ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस जैसे मेम्ब्रेन के थ्रू सेल का अंदर आना, मतलब किसी मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आना जो होता है वो ऑस्मोसिस कहलाता है, या सेल के बाहर जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ये विदाउट एनर्जी यूटिलाइजिंग से होता है। वाटर मॉलिक्यूल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आना जो आपका ऑस्मोसिस कहलाता है, या बाहर जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। जो आपका ऑस्मोसिस होता है वो 2 टाइप का होता है: एक्सो ऑस्मोसिस और इंडो ऑस्मोसिस। क्योंकि वाटर सेल के अंदर भी जा सकता है और वाटर सेल के बाहर भी जा सकता है, तो इसके 2 टर्म दिए गए हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। और इंडो ऑस्मोसिस। जो एक्सो ऑस्मोसिस होता है इसमें जो वाटर होता है वो सेल के बाहर जाता है, और जो इंडो ऑस्मोसिस होता है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो सेल के अंदर आता है। जैसे आप किशमिश लेते हैं तो उसको अगर हम वाटर में डालते हैं तो उसमें होता है इंडो ऑस्मोसिस, यानी वाटर
वाटर कंटेंट यानी वाटर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर आता है, तो जिससे हमारी किस्में फूल जाती है। तो उसमें होगा आपका एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। अगर हम उसी किस्में को किसी कंसनट्रेटेड लिक्विड में रखते हैं, जैसे उसमें चीनी मिला के रखते हैं, तो फिर आपकी किस्में जो होती है वो जो आपकी किशमिश का कंटेंट होता है वो बाहर निकल जाता है और आपकी किशमिश सिकुड़ जाती है। तो वो उसमें आपका एक्सोऑस्मोसिस हो गया, यानी किशमिश के अंदर जो पानी था वो बाहर निकल गया। तो आपका वो आपका एक्सोऑस्मोसिस का उदाहरण हो गया। अगर हम किशमिश को प्योर वाटर में रखते हैं तो वो आपका एंडोऑस्मोसिस का उदाहरण हो गया। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, जैसे ऑस्मोसिस के सिंपल डिफ्यूजन, यानी सिंपल डिफ्यूजन ये होता है जैसे कोई परफ्यूम लगाया हो रूम में और वो रूम में आता है, या हम अगरबत्ती जलाते हैं तो हम एक प्लेस पे जलाते हैं और पूरे रूम में उसका धुआं, उसकी महक फैलती है। तो फिर वो कैसे फैलती है? वो क्योंकि जहाँ हम अगरबत्ती जलाए, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट का ये एक टाइप है, तो जहाँ हम अगरबत्ती जलाए तो अगरबत्ती एक प्लेस पे जली तो वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ, और फिर पूरे रूम में उसका कंसंट्रेशन कम है, तो वो कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए धुआं एक जगह से पूरे रूम में जब तक फैलता रहेगा, जब तक कि पूरे रूम का कंसंट्रेशन, पूरे रूम के धुएं का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो जब तक सेम हो जाएगा, जब कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगा, तो फिर आपकी जो आपका डिफ्यूजन होगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस टर्म को हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें अब किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो विदाउट माध्यम से होता है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसमें किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। तो ये आपका टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। अब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे आपका सोडियम पोटेशियम पंप हुआ, कैल्शियम एटीपेज पंप हुआ, या हाइड्रोजन पंप हुआ। तो ये जो पंप होते हैं ये आपके सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। जैसे आपकी किडनी में होता है, नेफ्रॉन में आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है, कैल्शियम पंप भी वहाँ पे होता है, हाइड्रोजन पंप भी उस नेफ्रॉन की सेल्स की मेम्ब्रेन पे होता है। तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एटीपी रिक्वायर होता है, तो उस ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बल्क ट्रांसपोर्ट आपका तीसरा टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है। जो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है ये भी एक टाइप का ट्रांसपोर्ट है, जिसमें कि आपके लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेल से अंदर या बाहर जाते हैं। जो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है ये भी आपका टू टाइप का होता है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस जिसको हम मतलब किसी लार्ज मॉलिक्यूल को सेल से बाहर जाना आपका एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा, और किसी लार्ज मॉलिक्यूल का सेल से अंदर आना आपका एंडोसाइटोसिस कहलाएगा। एक्सोसाइटोसिस जैसे आपकी फूड वैक्यूल हो गई, या कोई वेस्ट मटेरियल हो गया जिसको कि सेल से बाहर जाना है, जिसका जो बड़ा है, जैसे वेसल की फॉर्म में हमारे सेल से, जब मैंने स्टार्ट किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन तब बताया था कि किसी लार्ज मॉलिक्यूल का सेल से बाहर जाना। जब मैंने सेल बताया था तो उसमें बताया था एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस, एक्सोसाइटोसिस और फिर सेलुलर एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। जो आपकी बल्क ट्रांसपोर्ट हो गए, इसका टाइप हो गया, दो टाइप, जो कि एक्सो और एंडोसाइटोसिस हो गया। तो बल्क ट्रांसपोर्ट जो मेनली होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल से होता है। तो आपका आज जो ट्रांसपोर्ट बचा हुआ था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो खत्म हो गया। आज से हम आपका न्यू सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट करेंगे, जिसको कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये लार्ज सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जो कि जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये
ये आपका जो सेल में जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है यानी एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ग्लाइकोलिसिस इसी के थ्रू होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होता है। तो आज हम स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ग्रीक वर्ड माइटो और कॉन्ड्रियन से मिलकर बना है। माइटो मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन मतलब होता है ग्रेन्यूल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल होता है, लाइक एज दिस, कुछ ऐसा। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल। तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स होता है इसीलिए इसके कई सारे नाम दिए गए हैं। जैसे आपके घर पे जो छोटा बच्चा होता है उसके कई सारे नाम होते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स है क्योंकि ये आपकी एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोलिसिस इसी के थ्रू होता है। तो इसीलिए इसके भी कई सारे नाम हैं जैसे फिला, बायोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो फिला टर्म था ये कई सारे कंपटीशन में पूछा जाता है कि फिला टर्म किसने दिया था। तो फिला टर्म जो दिया था वो आपके फ्लेमिंग ने दिया था। और जो अल्टमान जी थे वो बायोप्लास्ट टर्म दिया था। सी बेंडा ने आपको माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया। अब इसमें जो होता है ये भी कई कंपटीशन में पूछा जाता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन टर्म किसने दिया। तो सेलुलर रिस्पायरेशन टर्म जो आपके दिया वो किंगबर्ग ने दिया था। और क्रेब्स, क्योंकि क्रेब्स साइकिल जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है जिससे कि आपकी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वो भी हैंस्टीन ने दिया था। आपके किंगबर्ग ने जो आपकी क्रेब्स साइकिल टर्म दिया था। तो ये जो हो गई आपकी हिस्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया और ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, इसके इनर मेम्ब्रेन पे सिस्टर्नी होती हैं। ये अभी जो हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तब देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो डबल मेम्ब्रेनस होती है। इसका सेल्फ का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आपकी क्रेब्स साइकिल में हेल्प करती है, ग्लाइकोलिसिस में हेल्प करती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी 2 मैट्रिक्स होती हैं, इनर और आउटर। इसकी जो आउटर वॉल होती है वो स्मूथ होती है, जो इसकी इनर वॉल होती है इसमें इन्वेजिनेशन होता है जो सिस्टर्नी का फॉर्मेशन करती है, जिसमें कि आपका ऑक्सीसोम लगा होता है। जो ऑक्सीसोम होता है इसके भी कई सारे नाम होते हैं जैसे फैराडे मोरन पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स या एफ नॉट या F0 पार्टिकल भी इसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है। जो इस माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो इनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में कम होता है क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट कम करना रहता है आउटर मेम्ब्रेन को। इनर मेम्ब्रेन में जो होता है वो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है क्योंकि इसके जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है इसमें जो क्रेब साइकिल वगैरह जैसे या C3 साइकिल, C4 साइकिल सब इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भी कई सारे वर्क होते हैं। तो इसीलिए इसमें जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें आपका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो फिर अगर यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट कम होगा तो यहाँ पे लिपिड कंटेंट ज़्यादा होगा, और यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा तो लिपिड कंटेंट कम होगा। और फिर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इस पे प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और इन द कंपेरिजन ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और जो आपके इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। और जो आपकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वो फोल्डेड होती हैं। इन फोल्ड को हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं।
इनफोल्ड को सिस्टर्नी बोलते हैं। इनफोल्ड पे जो कुछ पार्टिकल्स अटैच होते हैं, ये रफ होता है। जैसे आपके ER पे राइबोसोम अटैच होते थे, वैसे कुछ इसी प्रकार जो आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, जो कि फोल्डेड होती है, फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन होता है, कुछ ऐसा होता है इन्वेजिनेशन फिंगर लाइक। तो जो ये एक इन्वेजिनेशन हो गया, इसको हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं। जो सिस्टर्नी होती है, इस सिस्टर्नी पे ऑक्सीसोम अटैच होते हैं। ये भी इसका ये हेड होता है, और ये इसका जो इसको बोलते हैं F0 पार्टिकल, F1 जो इसका ये हेड वाला पार्ट होता है, इसको F0 बोलते हैं। जो ये आपका बॉडी पोर्शन होता है, इसको F1 बोलते हैं। तो ये ऑक्सीसोम अटैच होता है, इसीलिए ये रफ होता है। ऑक्सीसोम को हम लोग ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, फर्नांडे मोरन पार्टिकल भी बोलते हैं, F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, F0 पार्टिकल भी बोलते हैं। इसके कई सारे नाम होते हैं। ये कई सारे नाम जो होते हैं, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि ऑक्सीसोम क्या है, फराडे मोरन पार्टिकल क्या है, F1 पार्टिकल क्या है, F0 पार्टिकल क्या है। तो ये आप लोग को बताना होता है कि ये सब जो कई सारे नाम जो हैं वो ऑक्सीसोम के नाम ही हैं। और फिर हम इसके बाद आते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मैट्रिक्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, जैसे जो कंपैरिजन आपके साइटोप्लाज्म में होता है, वो इसमें भी होता है। इसका सेल्फ का RNA होता है, इसका सेल्फ का राइबोसोम होता है, जो कि 70S टाइप का होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि जैसे आपकी जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, उसमें जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का ही होता है, लेकिन जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसमें जो DNA होता है वो 70S टाइप का होता है। सॉरी, जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। ये बात आपको नोट करने लायक है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा सेल ऑर्गेनस है जिसमें राइबोसोम पाया जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनस है यूकैरियोटिक सेल में जिसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की किस स्पेस में पाया जाता है, तो वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है, ना कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कुछ नहीं पाया जाता। जो पाया जाता है वो आपकी जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, स्पेस है, उसी में ही पाया जाता है। इसमें आपका सेल्फ का DNA भी होता है, जो कि कुछ फंक्शन को रेगुलेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया के, जो कि न्यूक्लियस से नहीं होता है। क्योंकि इसका सेल्फ का DNA होता है, इसमें राइबोसोम होता है, जो कि इसका साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें कि प्रोटीन होते हैं। कई सारे जो कंपैरिजन आपके साइटोप्लाज्म का होता है, वो सेम कंपैरिजन आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स का होता है। तो ये होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन, इसके जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इसमें भी इसमें जो आपकी कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल चलती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने सिस्टर्नी देख ली, सिस्टर्नी को देख लिया, ऑक्सीसोम को देख लिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को भी देख लिया। माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है, फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है जो कि सिस्टर्नी का फॉर्मेशन करती है, फिर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, जो कि ये कई बार पूछा गया है कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस किन दो मेम्ब्रेनों के बीच में होता है। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है, जो कि कुछ नैनोमीटर्स का होता है, जिसको कि हम लोग पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग फंक्शन देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन होता है वो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो एनर्जी के फॉर्मेशन में आप ये जो करता है माइटोकॉन्ड्रिया, आपका एरोबिक रिस्पायरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। क्रेब्स साइकिल जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती हैं। ये कई सारे फंक्शन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हो गए माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, बीटा कार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीडेशन फूड, बीटा कार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होती है। ये सब जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, क्योंकि
इस माइटोकॉन्ड्रिया से ही आपकी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये कई सारे वर्क हो गए जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की हो गए, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं है 12th लेवल तक, तो हम लोग इतना ही रखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट डे पे हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स जो कि आपका चाहे न्यूक्लियस लेंगे या गोल्जी बॉडी लेंगे, आप लोग दोनों देख लीजिएगा, या तो न्यूक्लियस होगा या तो गोल्जी बॉडी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग देख लिया, उसका फंक्शन जान लिया, उसकी हिस्ट्री जान ली, उसका स्ट्रक्चर जान लिया। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हो जाता है सारे कॉम्पिटिटिव के बेस पे और आपके 12th के बेस पे भी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स गोल्जी बॉडी या न्यूक्लियस के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।